तो जैसा मैं कह रहा था कि आज तीसरी लहर की बात करूंगा, केरल मॉडल की बात करूंगा, जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बेचा गया। जरा वो केरल मॉडल है क्या और कितना हवाई है और देश के लिए क्या खतरा है आने वाले वक्त में, आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जिस केरल मॉडल की बात कर रहा हूं, हाहाकार मचा हुआ है और देश के 65% कोरोना के केस अकेले केरल में है। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है? लाउड स्पीकर लगाकर केरल मॉडल, जैसे यही केरल मॉडल देश को फॉलो करना चाहिए। और अगर देश फॉलो करे तो सोचिए कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि देश के 65% कोरोना केस तो इसी केरल में है। अरे इतना अच्छा मॉडल है तो फिर काम क्यों नहीं करता, चलता क्यों नहीं, ये केस के नीचे क्यों नहीं जाते? इनसे कोई पूछे, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि ये केरल मॉडल क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नीचे नहीं जाता और क्या केरल का ये मॉडल देश को ले डूबेगा, आज आपको बताऊंगा। 24 अगस्त को सबसे पहले देखिए केरल और देश की तुलना करके आपको बताता हूं कि 24 अगस्त, अगर ये तारीख आपके सामने रखूं, जरा केरल मॉडल को समझिए। देश में कोरोना के कितने केस हैं? 37,593 केस देश में कोरोना के निकल कर आते हैं। और इसमें से अकेले केरल में कितने केस हैं कोरोना के? क्योंकि आपके राज्य में कोरोना नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अभी बताऊंगा ये कितना भारी पड़ेगा कोरोना मॉडल। 24,296 केस, यानी इन 37,000 में से 24,296 केस 24 अगस्त की तारीख में अकेले कोरोना में, अकेले केरल में। और ये कितना परसेंट हुआ? अगर आप परसेंट के हिसाब से देखिएगा तो देश के केसेस के 65% मामले कोरोना के वो अकेले केरल में है। काहे का केरल मॉडल भाई? 65% केस देश के वहां पर हैं। और ये आज की कहानी नहीं है, 5-10 दिन की कहानी नहीं है, 1-2 हफ्ते की भी कहानी नहीं है, 3 महीने से यही चल रहा है। और मैं आपको ये दिखाता हूं कि तारीख के हिसाब से 3 महीने से ये जो सो कॉल्ड केरल मॉडल है उसको आपके सामने रखता हूं कि 3 महीने से ये केरल मॉडल कैसा काम कर रहा है, जरा उसको देखिए। क्योंकि जो वामपंथी सरकार है, प्रचार प्रसार में उनका कोई तोड़ नहीं है। 20 जून को केरल में कितने केस थे? 11,647। 20 जुलाई को केरल में कितने केस थे? ये केस बढ़ गए, 16,848 हो गए। फिर महीना बढ़ा 20 अगस्त को, 1 महीने बाद। हो सकता है भाई अगर इतना अच्छा मॉडल है तो जब देश भर में कोरोना के केस कम हो रहे थे तो यहां कम होने चाहिए थे। ये 20 अगस्त को और बढ़ गए और 20,224 केस हो गए। मतलब महीना जो है वो बढ़ता जा रहा है, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, और यहां केरल में केस बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में, देश में केस कम हो रहे हैं और यहां बढ़ रहा है, यहां ऊपर जा रहा है। देश में केस कम और केरल के अंदर ऊपर जा रहे हैं। और बेचा क्या जा रहा है? केरल मॉडल। और केरल और बाकी देश की तुलना भी आपको बताता हूं। केरल मॉडल जिसका हंगामा बहुत है, जिसकी चर्चा बहुत है, वर्सेस देश का मॉडल। अब जरा इसको आप देखिए आंकड़ों के लिहाज से। 20 जून का जो महीना था जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, देश में कितने केस थे? जब थोड़ा सेकेंड वेव नीचे आया, देश में कोरोना के केसेस थे करीब 53,449 केस। और केरल में इसमें से कितने केस थे? 11,647, जो अभी आपको दिखा रहा था। यह 20 जून की तारीख है। इसके बाद 1 महीने बाद 20 जुलाई को क्या हुआ? अब आप देश वर्सेस केरल देखिए। देश में कितने केसेस थे 20 जुलाई को? 42,015, यानी 53,449 से घटकर 42,000, करीब 11,000 केस कम हो गए। और केरल में क्या हुआ? केरल में केस बढ़ गए, 16,848 केस हो गए। मतलब जब देश में 11,000 केस घट रहे थे 1 महीने बाद, केरल में 11,647 से बढ़कर 16,848 हो रहे थे। मतलब 5,000 केस बढ़ रहे थे। अभी 20 अगस्त का आपको दिखाता हूं। अब 20 अगस्त को देख लीजिए, मतलब 1 महीना और निकाल दिया। हो सकता है कोई होता है पढ़ने में तेज नहीं होता है तो उसको वक्त दीजिए तो रिकवर करता है। खुद से नहीं सीख पाता है तो नोट्स मांग के बोलता है भाई तुम नोट्स दो, देखे तुम कैसे कर रहे हो। लेकिन केरल मॉडल का तो प्रचार होना था, उनको देश से सीखना नहीं था। तो 20 अगस्त को देश में क्या हालात हुए वो देखिए। देश में कोरोना के केस कितने थे? 34,457, यानी
53,000 से घटकर केस हुए 42,015 और फिर हो गए 34,457। केरल में कितने केसेस थे 20 अगस्त आते आते? 20,222। मतलब आप देख लीजिए 20 जून का महीना देश में 53,000 केस कोरोना केरल में, इसका आप मान के चलिए 1/4 केस यहां है। 20 जुलाई को देख लीजिए केसेस घट गए देश में, केरल में बढ़ गए। 20 अगस्त को देख लीजिए देश में केसेस और घट गए, 42,000 से घटकर 34,000 हो गए और केरल में 16,000 से बढ़कर 20,222 हो गए। यह देश का वो केरल मॉडल है जो एक इकोसिस्टम बनाया गया है, वो चीख चीख कर बेचता है केरल मॉडल। उनसे कभी पूछिए कि यह कैसे हो रहा है अगर केरल मॉडल इतना सक्सेसफुल है। अब आपको बताता हूं कि केरल ने गलतियां क्या की। अगर मुझसे पूछेगा पहली गलती तो यह की कि अपने प्रचार प्रसार में इस वामपंथी सरकार ने पूरी तरीके से अपना ध्यान लगा दिया। वो नहीं करना था, काम करना था बॉस, कोरोना से लड़ना था, प्रचार नहीं करना था। ये पहली गलती इन्होंने की, क्या की? ईद पर छूट दे दी। जबकि यूपी में इसी वक्त कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगाई, लेकिन केरल के अंदर ईद को लेकर छूट देना उनके लिए जरूरी था। कांवड़ यात्रा रोकी जा सकती है, ईद नहीं रोकी जा सकती। और यह मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने केरल की सरकार को फटकार लगाया कि आपके लिए ईद इतना जरूरी हो गया, लोग जिंदा बचेंगे तब तो ईद मनाएंगे, कांवड़ यात्रा रोकी जा सकती है, ईद में भीड़ का निकलना जरूरी था। उसके बाद ओणम का जो वहां पर त्योहार मनाया जाता है, उसमें सख्ती के बावजूद भीड़ बढ़ गई। काहे की सख्ती कर रहे थे आप जब भीड़ बढ़ गई? यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है। तीसरा, अनसाइंटिफिक तरीके से लॉकडाउन लगाना और हटाना, मतलब कब लगाना है कब हटाना है ये इनको पता ही नहीं है, साइंटिफिक तरीके से नहीं लगाया। और ये क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा। चौथी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि केरल मॉडल के प्रचार पर ज्यादा जोर दिया, मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है और फैशन में पूरा जोर है कि बाल सेट रहना चाहिए, जेल लगा रहना चाहिए, जूते चमकने चाहिए, कपड़े बढ़िया। अरे नंबर तो लाओ पहले, नंबर तुम्हारे आ नहीं रहे, वहां फेल हो रहे हो। लेकिन बाहर माहौल ऐसा बनाया हुआ है टिप टॉप जाके कि टॉपर जैसे तुम ही हो, अरे तुम फेल हो। ये केरल मॉडल फेल है। भीड़ को रोकने में केरल पुलिस नाकाम रही। किस बात का काम कर रहे थे, किस बात की पुलिस है? भीड़ को रोक नहीं पा रहे हैं आप, जबकि आपके यहां केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर हाल में केंद्र ने 6 सदस्यीय एक टीम बनाई। जब सेंटर को यह लगा कि इनसे तो नहीं संभलेगा, तो 6 लोगों की एक टीम बनाकर केंद्र ने भेज दिया। 6 लोग की टीम यह केंद्र ने बनाया और बोला कि जरा जाइए देखिए कि इनसे क्यों नहीं संभल रहा है। जब पूरे देश में केस कम हो रहे हैं तो यहां क्यों नहीं हो रहा है? वहां के 8 जिलों में पड़ताल की गई कि देखे भाई यहां क्या हो रहा है, क्यों केस नहीं कम हो रहे हैं। ये 8 जिलों को देखा गया और सेंट्रल टीम को क्या मिला कि इन्होंने पहली गलती क्या की थी, जो कंटेनमेंट जोन होता है, जहां पर मतलब आपको पता है कि यहां पर केसेस मिल रहे हैं, यहां पर दिक्कत हो सकती है, कंटेनमेंट जोन की मार्किंग ही गलत की हुई थी। यह केंद्र की उस कमेटी की रिपोर्ट है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेस बढ़े। यहां पर जो दूसरी बड़ी वजह थी कि 80 से लेकर 90% जो केसेस थे, ये 90% है, वो डेल्टा केसेस थे, डेल्टा वेरिएंट की वजह से थे। तो आपने इसको रोकने के लिए क्या किया? अगर आपको पता है कि हमारे यहां बाहर से लोग आएंगे तो आपने उसको कैसे चेक किया? आइसोलेशन क्यों नहीं किया? तीसरी बड़ी वजह जो निकल कर आई कि री इन्फेक्शन हो रहा था, मतलब दोबारा लोगों को कोरोना हो जा रहा था। तो इसका मतलब आप ठीक से लोगों को आइसोलेट नहीं कर रहे थे। और एक बड़ी वजह यही है कि कंटेनमेंट जोन ठीक से नहीं बनाइएगा तो री इन्फेक्शन तो होगा। अच्छा, एक चीज और है कि यहां पर जो बड़ी आबादी है वो यहां दिखाई है, बड़ी आबादी बुजुर्गों की है, तो उनकी इम्यूनिटी कम है। यह बात भी वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह मानी जा रही है। घर में ही इंफेक्शन फैलने का डर ज्यादा है क्योंकि 80% मरीज होम आइसोलेशन में थे। अब आप होम आइसोलेशन में उनको रख रहे हैं और आपके यहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो उनको अस्पताल ले जाइए ना भाई। अगर व्यवस्था नहीं है तो कीजिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सो कॉल्ड केरल मॉडल है, ये देश पर कितना भारी पड़ सकता है वो आपको बताना चाहता हूं। देश पर कैसे भारी पड़ेगा, और इसके लिए आपको समझना होगा कि दूसरी लहर में क्या हुआ था, दूसरी लहर कैसे आई थी, इसको समझिए।
महाराष्ट्र से दूसरी लहर का प्रचार प्रसार हुआ, यह आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 6 अप्रैल को, अब आप ये आंकड़े से देखिए, जब दूसरी लहर की शुरुआत हो रही थी अप्रैल के आसपास, तब देश में कितने कोरोना के केस थे आपको पता है? 1,15,736 केस थे देश के अंदर कोरोना के, और पहली बार 1 लाख के ऊपर गए थे 6 अप्रैल में। इसमें से महाराष्ट्र में तब कितने केस थे? क्यों हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है उसकी वजह से हो सकता है कि केसेस देश भर में गए हों? 55,000 केस, 55,469 केस अकेले महाराष्ट्र में थे, यानी 50% से ज्यादा, करीब 50%। और तब केरल में कितने थे? तब उस वक्त केरल में थे मात्र 3,502 केस। अब आप सोचिए कि अगर ये 55,000 केस नहीं होते महाराष्ट्र में, और उस वक्त इसने कंट्रोल किया होता जैसे केरल और बाकी हिस्सों ने किया हुआ था, उस वक्त अगर महाराष्ट्र ने अपने आप को किया होता कंट्रोल, और जो वर्ल्ड बेस्ड सरकार का तमगा दिया जा रहा था उसमें ये भी प्रचार में फंसे थे, जैसे ये अब फंस गया है वैसे ये भी प्रचार तंत्र में फंसे हुए थे। नहीं फंसे होते तो देश में ये केसेस बढ़कर 4 लाख के पार नहीं गए होते, क्योंकि अगर केसेस जहां ज्यादा है और वहां से लोग इधर उधर जाएंगे तो होगा ही। अब कहानी कैसे पलट गई, ये आपको अप्रैल का बता रहा था। अब आपको 24 अगस्त का हाल दिखाता हूं, और क्यों कह रहा हूं कि क्या ये केरल मॉडल भारी पड़ जाएगा देश पर। अभी देश में केसेस कितने हैं? करीब 37,593 केस हैं, और इसमें से अगर आप देखिएगा महाराष्ट्र में कितने हैं, जिस महाराष्ट्र में तूफान आया हुआ था कोरोना का, उस महाराष्ट्र में आज की डेट में केस है 4,355। और केरल में आज की तारीख में कितने केस हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था पहले भी, 24,296 केस। अब आप सोचिए 37,000 में से अकेले 24,296 केस जो हैं वो केरल में। अब कोरोना फैलेगा तो कहां से फैलेगा, मुझे बताइए, कहां से फैलेगा? मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सब यहीं से जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं कि सब यहीं से जाएगा, लेकिन संभावना बढ़ती है ना कि अगर केरल से लोग निकलेंगे जहां इतने केसेस हैं, तो वो इधर उधर जहां जहां जाएंगे वो फैल सकता है। और कौन कहां जा रहा है कितना, आप देखते रहिएगा। ये सेम वही स्थिति है जो अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र में हो रही थी। महाराष्ट्र से कितने ही लोग पलायन करके आए थे, जो काम करने वाले थे, लेबर्स थे, वो सारे लोग अपना पलायन कर करके आ रहे थे, तो वो फैल गया था। और महाराष्ट्र की आबादी केरल से कहीं ज्यादा थी, इसलिए मन में यह सवाल है कि क्या यह तीसरी लहर केरल से आएगी। यह सवाल उठेगा केरल से और उस केरल मॉडल से। यह नहीं कह रहा हूं कि यहीं से आएगी, लेकिन सवाल तो लोग पूछेंगे कि यह क्यों नहीं कम कर पा रहे हो। और आपको आबादी के हिसाब से दिखाता हूं कि केरल की आबादी कितनी है। आबादी के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखिएगा केरल की जो आबादी है वो देश की आबादी का करीब 2.5% है। देश की आबादी का 2.5% वो जो है वो आबादी करीब केरल में रहती है। 2.5%, मात्र 2.5%। और केसेस कितने हैं देश के हिसाब से आप देखिएगा, 65%। मतलब देश की 2.5% आबादी जहां रहती है वहां देश का 65% केस कोरोना का निकल रहा है। और अगर आप इसको कंपेयर कीजिए कि संक्रमण की दर वो कितनी है, यानी कितने लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, संक्रमण की दर जो टेस्ट हो रहा है उसमें, वो अगर आपको बताऊं, देश में निकल रहे हैं मात्र 3%। ये देश का एवरेज है, 3% लोग टेस्ट होता है, तो उसमें से मतलब अगर 100 लोगों का टेस्ट होता है तो उसमें 3 लोग देश में पॉजिटिव निकलते हैं। और ये केरल में कितने निकलते हैं, ये 16%। मतलब देश में जो नॉर्मल एवरेज है उसका 5 गुना केरल में है। केरल में 100 लोगों का टेस्ट होता है तो 16 पॉजिटिव निकल रहे हैं और देश में 3 निकलते हैं। अब बताइए केरल मॉडल का क्या कीजिएगा? प्रचार तो कर लीजिएगा, लेकिन जो फैल रहा है उसका क्या कीजिएगा? जबकि तीसरी लहर का खतरा इतना है। और एक रिपोर्ट भी पीएमओ को भेजी गई थी, जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, क्योंकि केंद्र ने कहा कि भैया तीसरी लहर की तैयारी कर लो। दूसरी लहर में राज्यों को करना था, आपने किया नहीं, पीएम मोदी याद दिलाते रह गए। कम से कम तीसरी लहर में कर लो। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, एनआईडीएम, उसने एक रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट में क्या बताया गया कि अक्टूबर में हो सकता है कि तीसरी लहर पीक पर आ जाए। यह एक संभावना जताई गई।
और बच्चों पर खतरे के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, यह कहा गया। जो पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए सुविधाएं और उपकरण की जरूरत है वो अभी कम है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पीडियाट्रिक सुविधाएं 82% कम है। वेंटिलेटर, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है अभी। और कोविड वार्ड को रीस्ट्रक्चर करना होगा जिससे अटेंडेंट भी वहां रह सके। केरल में आर वैल्यू जो है वो 1.1 है। ये केरल की एक और बात इस रिपोर्ट में आई। देखिए, ये जो अभी व्यवस्था कम है ये राज्यों को करनी है और उसमें केंद्र क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा। केरल में जो आर वैल्यू है वो है 1.1। अब ये आर वैल्यू क्या होती है, मतलब एक आदमी कितने लोगों में कोरोना फैला सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 10 लोगों को केरल के अंदर कोरोना हो रहा है तो वो 11 लोगों में कोरोना फैला सकते हैं। तो 10 + 11 21 हो गया। और एक से ऊपर का जो ये आंकड़ा है आर वैल्यू, ये खतरनाक होता है। देश भर में ये नीचे आ गया है 1 से, लेकिन केरल में अभी भी बना हुआ है। तो इसलिए केरल खतरा है, ये रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी, ये भी रिपोर्ट में कहा। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कुछ करना होगा, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। अब आपको बताता हूं कि केरल मॉडल तो जो सुपर फ्लॉप चल रहा है वो तो आपको बताया, लेकिन इसमें अब बाकी राज्यों की तैयारी क्या है, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको नोट्स बताऊंगा। केंद्र ने क्या किया और राज्य ने क्या किया। हेल्थ राज्य का विषय याद रखिएगा, लेकिन केंद्र ने इस बार कहा कि आप तीसरी लहर के लिए कम से कम तैयारी कीजिए और 23,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए। केंद्र ने राज्यों के लिए अलॉट किए कि आपको तीसरी लहर से लड़ने के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। ये बजट कह लीजिए कि ये बजट अलोकेट किया गया। इसमें कितना बनना है, करीब 75,218 ये ऑक्सीजन बेड्स जिनकी जरूरत पड़ती है जब आपकी सांस फूलने लगती है। ये ऑक्सीजन बेड्स जो है वो गांव के लिए तय किए गए कि गांवों में इसको आप कीजिए। अच्छा, 19,030 इतने बेड्स जो हैं तीसरी लहर की तैयारी के हिसाब से, O2 बेड्स, ये बनाने के लिए कहा गया कि बच्चों के लिए आप बनाइए, क्योंकि बच्चों में भी हो सकता है तीसरी लहर में खतरा बढ़े, तो बच्चों के लिए आप अलग से ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी कीजिए। वो अलोकेट हुआ 19,030। 10,428 जो आईसीयू बेड्स हैं, ये भी बच्चों के लिए केंद्र ने कहा कि आप बच्चों के लिए बनाइए, क्योंकि हो सकता है तीसरी लहर का बच्चों में खतरा हो, उनमें भी बड़ों जैसा फैले, तो इसलिए बच्चों के लिए ये कर दीजिए। अब इसमें से कितना पैसा केंद्र ने रिलीज किया, जो 23,000 करोड़ थे उसमें से 9,260 करोड़ रुपए अभी केंद्र रिलीज कर चुका है। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में अभी क्या क्या हो रहा है। और इसमें से 9,260 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए। अब आप बताइए इसमें से रकम कहां जा रही है, वो बता देता हूं। 47% रकम जो है वो 5 राज्यों को सौंपी गई है, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है उसको देखते हुए केंद्र को लगा कि यहां पर बहुत जरूरी है कि तैयारी हो। और इनमें कौन कौन राज्य हैं वो आप देख लीजिए। इसमें महाराष्ट्र शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, जो 5 राज्य जिनको ज्यादा पैसा दिया गया है अभी तैयारी करने के लिए। इसमें दिल्ली शामिल है, जहां पर दिल्ली में क्या हालत हुई थी वो दिल्ली शामिल है। इसके बाद यूपी शामिल है, और वो केरल शामिल है जिसका मॉडल ज्यादा फैलाया जा रहा है। अब आपको एक चीज इसमें और करनी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कई चीजें आपको समझनी चाहिए कि इस देश में पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा होती है और ईमानदारी कभी कभी कम नजर आती है। आप देखिए, आरोप हमेशा लगता है कि अपनी राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दे दिया। महाराष्ट्र, जिनको ज्यादा पैसा दिया गया कि आप जल्दी तैयारी कीजिए, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, केरल में नहीं है। 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर आप कहेंगे तो कोई भेदभाव नजर नहीं आता है, जहां जरूरत है वहां पहले करो। और इसमें भी किसको कितना पैसा दिया गया वो आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र को, जहां पर अभी इतनी तनातनी चल रही है, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री अरेस्ट हो गए, वहां पर 14% पैसा दिया गया है, यानी 1,259 करोड़ रुपए इनको दिए गए कि आप तैयारी कर लो और केसेस जो हैं वो कम होने चाहिए। केरल को 7% दिया गया है, क्योंकि अगर आप ये देखिएगा केरल की आबादी के हिसाब से तो वहां पर कम है आबादी, 648 करोड़ फिर भी इनको दिए गए हैं कि कम से कम तैयारी करो। तो तैयारी में कोई भेदभाव नजर नहीं आता है।
और दूसरे देशों का हाल भी आपको बता देता हूं कि अभी जब आपको यह लग रहा है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होंगे या कम हो गए हैं, तो अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि दूसरे देशों में हर हफ्ते कैसे नए केस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 10,34,000 केस सामने आए, हर हफ्ते आ रहे हैं। ईरान में 2,39,000 आ रहे हैं। ब्रिटेन में 2,32,000 आ रहे हैं। ब्राजील में 2 लाख आ रहे हैं। और भारत में अभी भी हर हफ्ते का आपको बता रहा हूं कि 2,26,000 केस आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी इसके झमेले में मत पड़िए। अपने और अपने बच्चों का सोचिए और किसी केरल मॉडल के भ्रम में मत फंसिए। हर राज्य में आपकी सरकार क्या मॉडल लेकर आई है और कितनी कारगर है उसको समझिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं, ये मत सोचिएगा कि मुझे कोरोना नहीं होगा तीसरी लहर में तो कोई बात नहीं। देश जूझता है। पहली लहर जब आई थी देश में, देखिए कि देश पर क्या बीती थी, सिर्फ आप पर नहीं। पहली लहर और देश का क्या हाल हुआ था। 68 दिन का लॉकडाउन लगा था, देश में लगाना पड़ा था क्योंकि लोगों की जिंदगी बचानी थी। 68 दिन का लॉकडाउन लगा था देश के अंदर। और इससे देश का नुकसान कितना हुआ था ये सुनिए। अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ था। 21,42,000 करोड़ रुपए ये देश का नुकसान था 68 दिन के लॉकडाउन में। 21,42,000 करोड़। फिर आई दूसरी लहर, सेकेंड वेव, उसमें कितना नुकसान हुआ इसको देखिए। जानो माल का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जीडीपी को कितना नुकसान हुआ अगर आप देखेंगे तो वो करीब 5,40,000 करोड़ हुआ। और ये असर अभी आगे चलेगा। तो अभी जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो तो ये कह सकते हैं कि अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों नहीं कम करते, क्यों नहीं, कैसे होगा आप सोचिए। 21,42,000 करोड़ पहले 5,46,000, मतलब आप करीब करीब मिलाइए तो 27,000 करोड़ के 27 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, जो इस देश का बजट होता है जब एक साल का बजट पेश किया जाता है। तो एक साल के बजट में हम पीछे जा चुके हैं पहली लहर और दूसरी लहर में। इसलिए कहता हूं कि यह मत सोचिए कि तीसरी लहर आएगी तो मैं तो बच जाऊंगा। अरे आप बच जाएंगे लेकिन देश भी तो बचना चाहिए। पैसा कहां से आएगा देश के पास, और अगर देश फंसेगा तो हम सब फंसेंगे। एक मास्क लगाना और दूरी मेंटेन करना, इतना आपको करना है। वो भी अगर नहीं कीजिएगा तो ये पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और तीसरी में बॉस देश बैठ जाएगा। तो कोरोना पर आपके लिए 2 खबर है। एक अच्छी ये है कि संभावना कम है, खतरा कम हुआ है और गंभीर बहुत होगी तीसरी लहर, इसकी चांसेस कम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुले में आराम से मास्क फेंक दें और घूमें। अब आपको कोरोना के साथ जीना होगा। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैज्ञानिक है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और वो क्या कह रही हैं आपको बताता हूं। सौम्या स्वामीनाथन कह रही हैं कि भारत में कोरोना एंडेमिक फेज में आ गया है। और एंडेमिक फेज में आने का मतलब यह है कि एरिया के हिसाब से केसेस घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि यह बहुत आगे ना जाए। यह निर्भर करेगा कि आबादी, इलाके, वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी पर निर्भर करेगा कि कितने केसेस आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका हमारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जरा आपको समझा देता हूं कि ये एंडेमिक क्या होता है। जिस एंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, ये एंडेमिक का मतलब क्या है। ये उस हालात को कहते हैं एंडेमिक जब महामारी लगातार बनी रहे, लंबे वक्त तक रहे, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपके आसपास रहेंगे ऐसी बीमारियां, लेकिन आप इनसे उबर जाएंगे, मतलब आपको नुकसान जो होगा वो कम होगा। ये एंडेमिक होता है। इसके बाद होता है एपिडेमिक, जिसकी आप बात सुनते हैं। एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि वो स्थिति जिसमें बीमारी में ऐसा फैलाव हो कि एकदम अचानक से बढ़ जाए और बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले ले अचानक से। और फिर होता है पैंडेमिक, जो कि अभी हम झेल रहे हैं, जिसमें कोरोना को कहते हैं ना, आप सुनते होंगे, अरे पैंडेमिक है जब कोई महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती है, जैसे कोरोना, और इस स्टेज में है अभी कोरोना। इसके बाद ये पैंडेमिक से फिर ये एंडेमिक में जाती है, जब
बिल्कुल बैलेंस हो जाता है कि मतलब अब इसके साथ जीना है, वो आपकी स्थिति बन जाती है, तो वो पेंडेमिक से निकलकर एंडेमिक में चली जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात को समझिए, किसी केरल मॉडल, किसी महाराष्ट्र मॉडल के चोचले में मत फंसिए। आप ये मान लीजिए कि आप देश के किसी हिस्से में आपको वैक्सीन लेनी है, आपको वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनना ही पहनना है, और आपको दूरी डिस्टेंस बना के रखना है, और हाथ धोना है, और सैनिटाइजेशन करना है। ये आपको करना है। और ये जो मॉडल है ना, केरल मॉडल का प्रचार करो और 65% केस वहां निकल रहा हो, ऐसे प्रचार तंत्र से भी बचना है। उसको बोलो भाई तुम रख लो यार, मैं मान गया तुम बेस्ट, अब तुम घर जाओ और तुम खुश रहो और मुझे खुश रहने दो, मास्क पहनने दो। तो ये क्लास बड़ी जरूरी थी लगानी। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। अब आपको लिए चलता हूं पाठशाला में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। और पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अब बात नारायण राणे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी के चैप्टर की। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया था, और यह वो कल की तस्वीर है जब उनको खाना खाते खाते अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 20 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब किसी केंद्रीय मंत्री को किसी राज्य की पुलिस ने अरेस्ट किया हो। लेकिन राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई। नारायण राणे को उन्होंने एफआईआर रद्द करने की याचिका भी लगाई है। 17 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन नारायण राणे को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल आ गया है। शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस पर हमले कर रहे हैं। ये एक बीजेपी के कॉर्पोरेटर को कैसे लिटाकर पीटा गया उसकी तस्वीर है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं को भी पीटा। नारायण राणे ने कहा है कि 17 सितंबर को वो जवाब देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो ये भी कहते हैं कि ये क्या हमेशा मुख्यमंत्री रहेगा। तो नारायण राणे को एक बार सुन लीजिए, फिर आगे की पूरी कहानी बताऊंगा। अभी रिएक्शन तो मैं दे चुका हूं। अभी भी कोर्ट में 17 सितंबर को एक केस आगे चलने वाली है। तब तक एक केस के बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। अभी मुझे इतना ही कहना है, हमारी यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा। वो इसलिए थी कि मुझे पहली बार मैं मंत्री बनने के कारण मुझे लोगों का आशीर्वाद लेना था। वो आशीर्वाद के बारे में हमारे पंतप्रधान जी ने कहा, आप जाइए लोगों में उनका आशीर्वाद लीजिए। इस वास्ते में घूम रहा था, और उसी दरमियान जो घटना हुई, आपको मालूम है, बार बार क्यों पूछते हैं? लेकिन नारायण राणे जो कह रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा और ये सब कुछ, ये तो आपको बताऊंगा। लेकिन नारायण राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे, इसका जरा आपको चैप्टर खोलकर बताता हूं कि ये कहानी कितनी पुरानी है और ये दुश्मनी कितनी पुरानी है। ये दुश्मनी 16 साल पुरानी दुश्मनी है इन दोनों के बीच, 16 साल पुरानी। और इसकी वजह भी है, और वो वजह क्या है आपको आगे बताता हूं। 2005 की कहानी है। राणे को शिवसेना ने पार्टी से निकाल दिया था। ये 2005 की घटना है जब नारायण राणे को पार्टी से निकाला गया, और यह तब हुआ जब वो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता थे, और तब उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष होते थे। शिवसेना के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो है वो अब धीरे धीरे सियासत से दूर हो गए थे, पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे, एक्टिव पॉलिटिक्स से। तो उद्धव ठाकरे को लगता था कि अब उनको ही जिम्मेदारी संभालनी है। नारायण राणे को लगता था कि वो नीचे से इतना ऊपर गए हैं, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। और सारी और कितना 48 साल, माफ कीजिएगा, ये 39 है, 39 ईयर्स, 39 साल वो शिवसेना में रहे। तो 39 साल के बाद उनको लगता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद मैं क्यों नहीं, या राज ठाकरे क्यों नहीं। और उनको उद्धव ठाकरे के नीचे काम नहीं करना था। उनको लगता था कि उद्धव ठाकरे जो है वो पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। और 2003 में उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। वो 2003 का जो साल था, जो महाबलेश्वर में इनका कार्यक्रम हुआ था, वहीं से ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच बनना शुरू हुआ, और वो सारी कहानी हुई। आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं, जरा
ये बात कर रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए, ये बाला साहब ठाकरे हैं, ये नारायण राणे और राज ठाकरे खड़े हैं और उद्धव ठाकरे इस तरफ है और ये मनोहर जोशी हैं। अब ये तस्वीर अपने आप में कितना कुछ कहती है। यहां नारायण राणे को देखिए पीछे खड़े होकर, बिल्कुल इनको ऐसा ही लगता था भाई, इनके हिसाब से कहानी यही थी कि बाला साहब ठाकरे, उसके बाद मैं या राज। ये इनको लगता था कि ये पॉलिटिक्स के लिए बने नहीं है, तो तब तक सब कुछ सौहार्दपूर्ण चल रहा था। अब आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें बाला साहब ठाकरे खड़े हैं, यहां राज ठाकरे हैं, यहां नारायण राणे और उद्धव ठाकरे, मतलब बिल्कुल परिवार की तरह नारायण राणे बाला साहब ठाकरे के साथ रहते थे। ये एक और तस्वीर देखिए, अब इसमें उद्धव ठाकरे का मुंह फूला हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आज मुंह सुजा के बैठे हैं वो तभी सुजा लिया, तब ऐसा नहीं है। ये फोटोग्राफी में उस तरीके उस वक्त मोमेंट में आ गया। और एक्सप्रेशंस आप देखिए, नारायण राणे भी जो हैं इनके एक्सप्रेशंस देखिए, वो भी लग रहा है अलग दुनिया में है। और राज ठाकरे के कंधे पर बाला साहब ठाकरे का हाथ है। तो अगर आप इस तरीके से देखिएगा, यहां घड़ी में 1:45 बज रहे हैं, लेकिन चेहरे पर 12 इन दोनों के बजे हुए हैं, क्योंकि ये वो वक्त आने लगा था जब इनमें से किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या ये आगे आएंगे या राज ठाकरे आगे आएंगे या उद्धव ठाकरे के पास चीजें चली जाएंगी। तो 2004 में शिवसेना चुनाव हारी और 2005 में नारायण राणे ने बगावत शुरू की, उनको पार्टी से निकाला गया। वो 10 विधायक लेकर करीब चले गए कांग्रेस में, 30-40 ले जाना चाहते थे, लेकिन उतना होने नहीं दिया बाला साहब ठाकरे, और कांग्रेस में जाकर मंत्री बन गए। अब आपको बताता हूं कि ये जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही है 2005 से, शिवसेना से वो जब निकले और कांग्रेस में गए, और कांग्रेस में जाने के बाद, मतलब यहां से शिवसेना में थे करीब जो एक लंबे समय तक शिवसेना में, यहां से निकले तो फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस में गए, वहां भी सस्पेंड हो गए। 2017 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी बना ली। इनको लगा कि मैं इतना वहां पर वर्चस्व रखता हूं कि मैं कांग्रेस को खत्म कर दूंगा, और कांग्रेस का कोई भविष्य भी नहीं है, इनको लगता था। 2 साल पहले यहां से निकले, फिर अपनी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आ गए। इनको राज्यसभा भेजा गया और फिर वहां से बीजेपी में आ गए, और वहां से फिर ये केंद्रीय मंत्री बन गए। अभी इनको जो है वो एमएसएमई का मंत्री बना दिया गया, केंद्रीय मंत्री। लेकिन अगर आप इस सफर को देखिएगा कि जिस शिवसेना में 38 साल रहे, वहां से शुरू करके कांग्रेस, कांग्रेस से शुरू करके अपनी पार्टी से बीजेपी, लेकिन यहां से लौटे नहीं। ये जो दूरी आ चुकी थी वो कभी खत्म नहीं हुई, और बाला साहब ठाकरे अब रहे नहीं, तो उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के बीच जो दूरी बढ़ी थी वो कभी खत्म नहीं हुई, और 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब आपको जरा पॉलिटिकल पावर समझाता हूं। जब वो जुलाई में, नारायण राणे जो हैं वो जुलाई में शामिल हुए नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, महाराष्ट्र से 4 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन नारायण राणे अकेले थे जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब इस लड़ाई की असली कहानी आपको समझाता हूं। इसमें पहली लड़ाई की जो वजह है वो अगले साल होने वाला बीएमसी चुनाव है, और बीएमसी का बजट कितना होता है आपको पता है। मतलब जितना कुछ राज्यों का बजट नहीं होगा उतना अकेले बीएमसी का बजट होता है, कई हजार करोड़ का होता है। और इसमें शिवसेना का एक छत्र राज रहा है बीते कई सालों से, 1970 से यहां पर शिवसेना है। तो केंद्र से नारायण राणे को कहा गया कि जाइए, और अगर आपको वाकई में लगता है कि आप शिवसेना से ज्यादा प्रभाव रखते हैं तो यहां बीएमसी चुनाव बीजेपी को जितवा कर दिखाइए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। और वो कहां से शुरू की? वो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की बाला साहब ठाकरे के मेमोरियल से। अब उसके पीछे की सियासी कहानी क्या है? क्योंकि इनको यह दिखाना है कि ये वो असली अंदर से शिव सैनिक हैं जो बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं, जिनकी मैं बात करता हूं कि इनसे इनकी लड़ाई चल रही है, उद्धव ठाकरे दरअसल वो है ही नहीं जो बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हो। ये नारायण राणे प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, शिवसेना से जो नाराज वोटर है, शिवसेना के नाराज वोटर जिनको ये लगता है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया सिर्फ कुर्सी के लिए, या फिर वो जो उन पर आरोप लगता है कि भाई अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, शिवसेना के नाराज वोटर,
तो जिन वोटर्स को ये लगता है कि भाई ये अपनी मर्जी से नहीं चला पा रहे, शरद पवार का रोल है, कांग्रेस का रोल है, इतने साल कांग्रेस को बाला साहब गाली देते रहे और इन्होंने वहां जाकर उनसे समझौता कर लिया, उनके साथ गठबंधन कर लिया, वो जो नाराज वोटर है, अगर उनको ये लगता है कि नारायण राणे तो वही है जो कि बाला साहब ठाकरे में नजर आता था, तो ये वोटर इधर शिफ्ट हो सकता है और इसीलिए इनको चिंता है। उद्धव ठाकरे की जो अपनी छवि है उसकी भी उनको चिंता है कि उद्धव ठाकरे पर अगर ये आरोप लग रहा है कि वो ठीक से बाला साहब के जो इतिहास है, जो उनकी परंपरा है, उसको आगे नहीं ले जा पा रहे, तो उनकी छवि को भी नुकसान होता है। तो ये जो गिरफ्तारी है उसको आप ये मत समझिए कि सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उद्धव ठाकरे को चोट लग गई एक लाइन से। वो ये दिखाने की भी कोशिश है कि जो शिवसेना की पॉलिटिक्स इतने सालों में रही है उसको उद्धव ठाकरे उसी अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नारायण राणे, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट हो जाना चाहिए आदमी अगर मुझे कुछ बोला है। तोड़ फोड़ की जो शिवसेना की पॉलिटिक्स रही है उसी को उद्धव ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है इस बीएमसी चुनाव के लिए। उद्धव ठाकरे के लिए ये बीएमसी का चुनाव सिर्फ 38,000 करोड़ का बजट है इसका, 38,000 करोड़। ये मसला उद्धव ठाकरे के लिए 38,000 करोड़ का नहीं है, ये उनकी अपनी छवि का है, ये वोटर जो छिटक जा सकता है उसको रोकने का है और भविष्य का है। और नारायण राणे के लिए यह सबसे मुफीद मौका है अपने आप को स्थापित करने का और वो जो 16 साल पुरानी दुश्मनी चल रही है उसका हिसाब सेटल करने का। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि चारों मंत्रियों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और अगले साल ये जो बीएमसी चुनाव होने इसके लिए सब किया गया क्योंकि उनके हिसाब से ये जरूरी है कि यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा मोमेंटम पकड़े। और ये जन आशीर्वाद यात्रा की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, जब नारायण राणे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के मेमोरियल पर गए थे और जब ये वहां से चले गए तो शिव सैनिकों ने गोमूत्र से इस जगह को धोकर साफ किया था कि अपवित्र हो गया था। अब नारायण राणे कितने इफेक्टिव हैं यह भी तो सवाल है। नारायण राणे जो हैं वो मराठा नेता हैं। अगर आप नारायण राणे की बात कीजिएगा तो वो मराठा नेता हैं और उनका वर्चस्व कहां है वो भी आपको समझना चाहिए। पहली बात कि मराठा नेता हैं और वहां मराठा वोट बैंक जो है उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन अपना चुनाव 2014 में हार गए थे ये याद रखिएगा। अपनी पार्टी उनकी चली नहीं ये भी याद रखिएगा, लेकिन वहां पर अगर बीजेपी का सपोर्ट है और उनका जो काडर है अगर वो साथ खड़ा होता है तो क्या ये परिस्थिति बदल सकते हैं ये देखना होगा। आक्रामक राजनीति करते हैं मतलब अग्रेसिव, जिसके लिए शिवसेना जानी जाती रही है, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अच्छा, जो उन्होंने बयान दिया वो भी गलत ही है। आप किसी को मारने की बात क्यों कर रहे हैं? सीएम हो या कोई भी हो, आप ये क्यों कहते हैं कि उनको मारना चाहिए? लेकिन उनकी आदत इस तरीके की है, वो बातें इस तरीके की बोल जाते हैं, काम ऐसे कर जाते हैं। इनका प्रभाव क्या है कोंकण इलाके में, और कोंकण इलाके में इनका प्रभाव होने की वजह से बीजेपी को लगता है कि यहां पर ये शिवसेना को कमजोर कर सकते हैं। बीजेपी का कोंकण में प्रभाव सीमित है। अगर आप महाराष्ट्र के मैप में इसको देखेंगे तो ये जो आपका ये हरा हिस्सा देख रहे हैं, पालगढ़, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये इलाका जो है ये कोंकण का इलाका, और यहां बीजेपी कमजोर है और यहां शिवसेना का सालों से दबदबा है। तो नारायण राणे यहां पर मजबूत माने जाते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर नारायण राणे जो हैं केंद्रीय मंत्री बनते हैं और उनका प्रभाव यहां छूटता है तो बीजेपी को यहां इस कोंकण इलाके में फायदा हो सकता है। और बीजेपी अब यह कोशिश कर रही है कि जो अगला विधानसभा चुनाव हो उसमें किसी से गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचनी चाहिए, अपने बूते नंबर आना चाहिए। 21 विधानसभा सीट यहां पर है और 10 पर यहां पर शिवसेना का कब्जा है और बीजेपी के पास 3 है। बीजेपी बहुत दिन से यहां पर चेहरा तलाश रही थी। नारायण राणे के जो बेटे हैं वो भी विधायक हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है नगर निगम जो चुनाव है उसमें उससे फायदा मिले, इसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है। अब इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं पहले एक बार वो सुन लीजिए। Central BJP minister Narayan Rane was conducting his Jana Ashirwad Yatra, in which he was supposed to seek the blessings of the people of Maharashtra, and he was supposed to speak out about the central minister's schemes for Maharashtra regarding of his department. But instead of doing that,
he started criticizing Matoshri, he started criticizing Honorable Uddhavji Thackeray and the Shiv Sena. It is his regular habit of making baseless allegations which he has never proven till now. Even now, after his arrest and release, he is in no mood to say sorry or regret for whatever he has said. शिवसेना नेता को आप सुन रहे थे, हिसाब बहुत क्लियर है। देखिए, उद्धव ठाकरे का खुद का बयान आपने सुना होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हवा भरे हुए बलून की तरह हैं और अगर वो यहां आ जाएं, मेरे सामने पड़ जाए तो मैं उन्हें चप्पल से मारूं। ये उद्धव ठाकरे का बयान है, सोशल मीडिया में वायरल है। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने आज तक माफी नहीं मांगी, लेकिन नारायण राणे से वो माफी की उम्मीद करते हैं, शिवसेना उम्मीद करती है। ना तो उद्धव ठाकरे का बयान सही है, ना नारायण राणे का सही है, ये दोनों याद रखिए। लेकिन ये मसला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, उनको भी पता है मैं ऐसे बयान देता हूं, इनको भी पता है कि ऐसे बयान दिए जाते हैं पॉलिटिक्स में। माफी दोनों नहीं मांगने वाले हैं, दोनों के लिए नाक की भी लड़ाई है, वर्चस्व की भी लड़ाई है, खुद को बनाने और बचाने की भी लड़ाई है। और आज की तारीख में वो फोटो चली गई, वही एक्सप्रेशन थे जो उस फोटो में नजर आ रहे थे कि यही हालत उद्धव ठाकरे की है, यही नारायण राणे हैं, बाला साहब जो बीच में नजर आ रहे हैं, उनके ज्यादा करीब कौन है और असली वारिस कौन है, यह भी दिखाने की कोशिश है। तो महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ होगा, उस पर भी आपको अलग अलग वक्त पर क्लास लगा के समझाता रहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपका जो समय बर्बाद होता है, कई बार ट्रेन लेट होती है तो उसका मुआवजा दिलाने वाली क्लास इस छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज की पाठशाला में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब अनुशासन की क्लास। जिस देश में ट्रेन लेट होना सामान्य बात हो, मतलब अगर कोई आपके घर आ रहा हो ट्रेन से और आप ये सोच के निकले कि अगर 7:55 की ट्रेन है तो यार 8:30 9 पहुंचते हैं ना, कौन सी टाइम पर आनी है, ये जिस देश की परंपरा रही हो, वहां ट्रेन लेट होने पर मुआवजा मिले तो इस बात पर कई लोगों को अचंभा होगा। पहली बार किसी ट्रेन के लेट होने पर ट्रेन के सारे यात्रियों को रिफंड मिल रहा है। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है और यह ट्रेन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चलती है, तेजस एक्सप्रेस। यह शनिवार के दिन 2.5 घंटे और रविवार को 1 घंटे लेट हो गई। शनिवार को लखनऊ से दिल्ली 2.5 घंटे लेट पहुंची और रविवार को दिल्ली से लखनऊ 1 घंटे की देरी से पहुंची। अब ट्रेन लेट होने पर करीब 2000 यात्रियों को जो ये मुआवजा दिया जा रहा है, वो करीब 2000 यात्रियों को मुआवजा मिलेगा। और ये मुआवजे की रकम जो होगी वो रेलवे नहीं देगा, वो IRCTC चूंकि इसको चलाता है तो वो IRCTC देगा। 2000 यात्रियों को मुआवजा मिलेगा और उसकी कीमत होगी, मतलब उसकी रकम होगी करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा, करीब 4.5 लाख मान लीजिए, इतना है। ये यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। अब तेजस जो कि पहली प्राइवेट ट्रेन है और इसका संचालन का जिम्मा जो है वो IRCTC के पास है, वो 4 अक्टूबर 2019 को चलनी शुरू हुई थी और दिल्ली और लखनऊ के बीच ही पहली बार चली थी। जनवरी 2020 में मुंबई अहमदाबाद तेजस शुरू हुई और लेट होने पर मुआवजे का प्रावधान इसमें शामिल किया गया। और वो प्रावधान क्या था, अगर आपकी ट्रेन 1 घंटे लेट होती है, तेजस एक्सप्रेस जिसकी बात कर रहा हूं, तो आपको 100 रुपए पर पैसेंजर ये मुआवजा देना पड़ेगा। ट्रेन में जितने यात्री होंगे उनके हिसाब से 100 रुपया पर पैसेंजर आप देंगे 1 घंटा लेट होने पर। अब आप कहेंगे अगर 2 घंटे लेट हो गई तो 2 घंटे लेट होने पर प्रावधान रखा गया कि आप 250 रुपए पर पैसेंजर देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार मेरी तो कितनी ट्रेन लेट हुई है, उसका कौन देगा बकाया। अब वो भूल जाइए, ये तेजस का बता रहा हूं जो प्राइवेट ट्रेन है। कई बार लोग कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमको नुकसान होगा, उसका फायदा भी होता है कि भैया वहां से रकम मिल जाती है। अब आपको दिखाता हूं कि ये पूरी स्थिति बनी क्यों। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस सुबह 6:10 पर यह लखनऊ से चली और उसके बाद इसको दिल्ली पहुंचना था, लेकिन बारिश की वजह से सिग्नल फेल हो गया। मतलब इसका बेचारे का
ट्रेन का कोई दोष भी नहीं था, सिग्नल फेल है तो कैसे धड़धड़ाते चली जाएगी। तो दिल्ली पहुंचने में इसको 2 घंटे की देरी हो गई और 1574 यात्रियों को यह मुआवजा दिया जा रहा है। 2 घंटे के हिसाब से 250 रुपया प्रति यात्री, तो आप इसको गुना कर दीजिए 1574 इंटू 250, तो ये बनता है करीब 3,93,500 रुपया, तो ये मुआवजा मिलेगा। अच्छा, इसके बाद यही ट्रेन दिल्ली से वापस गई लखनऊ, तो इसका मूड हो सकता है ट्रेन का पहले ही खराब हो कि मेरी गलती नहीं थी और मुझसे पैसा वसूल रहे, तो ये खराब मूड में 1 घंटे और लेट हो गई। तो 561 यात्रियों को मुआवजा मिलेगा और 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 1 घंटे है तो 56,100 रुपए बनता है। तो अगर आप जोड़ दीजिएगा 2035 यात्रियों का अगर टोटल, तो 4,49,600 रुपए का मुआवजा IRCTC को इन यात्रियों को देना है। दूसरे देशों में क्या होता है ये भी आपको बताता हूं। जैसे ब्रिटेन में 30 से 60 मिनट अगर ट्रेन लेट हो जाए तो 50% किराया वापस करना पड़ता है। तो हमारे यहां थोड़ा हिसाब अभी भी कम है, 100 रुपए और 200 रुपए की बात है, लेकिन अगर आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन में अगर लेट हो गए तो 50% मुआवजा देना पड़ता है, 60 मिनट से ज्यादा हो गए तो 100%, 60 मतलब 1 घंटे से ज्यादा, और ये 28 दिन के अंदर अप्लाई हो जाता है। जापान में भी इसी तरीके का है। और दूसरा, अच्छा एक और बड़ी खबर आ गई है, जरा आपको पाठशाला में वो बता दूं, उसमें हम देरी ना करें वरना हम पर भी फाइन लग जाएगा। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला हो गया, किसानों से पराली जलाने के केस वापस होंगे, पराली जलाने पर जो जुर्माना लगा था वो वापस होगा, और बकाये की वजह से किसानों की बिजली भी नहीं कटेगी। ये उत्तर प्रदेश में फैसला हुआ है। गन्ना खरीद की जो कीमत है उसको भी बढ़ाया जाएगा, ये भी खबर इस वक्त आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है और किसानों के लिए बड़ा फैसला यूपी की सरकार ने लिया है। पराली जलाने के जो मामले दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर, वो वापस लिए जाएंगे, जो जुर्माना था वो भी वापस होगा, और बकाये की वजह से जो बिजली थी वो किसानों की नहीं कटेगी, गन्ना खरीद की कीमत भी बढ़ाई जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो आज की पाठशाला में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, उस पर नई डिटेल के साथ और नए नए चैप्टर्स के साथ। आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए भाई। नमस्कार।